नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है रेगुलरली। तो उससे संबंधित देखिए, मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले लिया है जिसमें मैंने आप लोगों को कॉमर्स के 300 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कॉमर्स के 300 क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया। आज उससे संबंधित देखिए हमारी पार्ट 5 नंबर की क्लासेस है। पार्ट 5 नंबर की क्लासेस में हम लोग आगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इन सारे के सारे क्वेश्चंस की देखिए जो पीडीएफ है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पे इसको सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा स्वास्तिक 0421। ठीक। और ये देखिए, एमकॉम का किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम होगा उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। और देखिए, अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से जो बच्चे एमकॉम करना चाहते हैं उनकी भी देखिए नेक्स्ट मंथ से परीक्षाएं शुरू होंगी, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। ऑल इन ऑल एमकॉम के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल क्लासेस है। 300 क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आप लोग को। आज हम लोग 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन की सारी पीडीएफ देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे ही मिलेगी, तो इसीलिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक शोज, यानी कि जो पासबुक होता है वो पासबुक का देखिए बैलेंस जब डेबिट शो करता है, मतलब डेबिट साइड बैलेंस शो करता है, तो वो क्या होता है, डिपॉजिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नाइदर डिपॉजिट नॉर ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा हमेशा, जब पासबुक आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा तो हमेशा एक ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक। और ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो डिपॉजिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, which of the following practices is not in consonance with the convention of convertism। यानी कि देखिए आपसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रथा है जो रूढ़िवादी प्रथा से संबंधित नहीं है। रूढ़िवादी प्रथा यानी कि कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म देखिए क्या होता है कि भविष्य में जो आपका लॉसेस होना है, मतलब अगर भविष्य में अगर आपको कोई लॉस होना है, फ्यूचर में कोई लॉस होना है, तो उसके लिए देखिए आप प्रेजेंट में ही क्या करिए, एक प्रोविज़न बना लीजिए। ठीक। जिससे उस लॉस को बियर किया जा सके। तो लेकिन अगर भविष्य में अगर आपको कोई प्रॉफिट होना है तो उसको आप अभी इग्नोर करेंगे। याद रखिएगा, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है, बट फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही एक प्रोविज़न बना लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म कहलाता है। ठीक। यानी कि भविष्य में होने वाले लॉसेस के लिए आप वर्तमान में ही क्या करिए, एक प्रोविज़न बना लीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले इनकम के लिए आप कोई भी प्रिडिक्शन या कोई भी प्रोविज़न नहीं करेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, क्रिएटिंग फॉर बैड डेब्ट्स। तो देखिए बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो डेटर्स हमसे पैसा लेकर, मतलब उधार सामान तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वो हमको पैसा देखिए ना दे तो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, बैड डेब्ट्स। तो इसके लिए देखिए जो प्रोविज़न बनाया जाता है, तो ये देखिए भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए बचने के लिए बनाया जाता है। तो पहला तो एकदम सही है। क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स देखिए कौन होते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं उधार में, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे एक बिजनेस सामान खरीदता है उधार में, तो उस पर देखिए जब अगर कोई डिस्काउंट होना है तो इससे तो हमको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा यानी कि हमारी इनकम, हमारा गेन। तो देखिए फ्यूचर में होने वाले फ़ायदे का हम लोग कभी भी प्रोविज़न नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म के रूल्स के अगेंस्ट है। तो यही आंसर देखिए करेक्ट होगा। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी देखिए हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य में होने वाला नुकसान है। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये भी देखिए हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो इसलिए इसका भी प्रोविज़न हम लोग बना लेंगे तो भी वैलिड होगा। बट कोई भी इनकम का प्रोविज़न बनाना कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म के रूल्स के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करते हैं। तो असर्शन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर।
यानी कि देखिए जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है, या तो उसके कॉस्ट प्राइस पे या तो उसके मार्केट प्राइस पे, जो दोनों में से कम हो। यानी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। तो असर्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आइए इसका पढ़ते हैं। This method of inventory valuation is widely accepted as it results in understatement income and resulting in tax savings। ठीक, यानी कि देखिए ये मेथड आपका व्यापक रूप से हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए एक अंडरस्टेटमेंट है और ये इनकम और इनकम को बताएगा मतलब आपके, और ये देखिए टैक्स सेविंग में भी हेल्पफुल होता है। तो देखिए इसका रीज़न भी करेक्ट है। बट यहाँ देखिए इसके वैल्यूएशन की बात कर रहा था, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, समझ रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ देखिए इसके यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। तो देखिए रीजन और असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इसका देखिए प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बी बनेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो डेप्रिशिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हाँ सब जानते हैं। देखिए जो डेप्रिशिएशन होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, ये भी देखिए डेप्रिशिएशन जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं तभी देखिए हमारा जो प्रॉफिट होता है वो करेक्ट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल करेक्ट है। डेप्रिशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जी ठीक, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स देखिए जब आप रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, घटती जाती है। तो वही क्या होती है, डेप्रिशिएशन होता है। और डेप्रिशिएशन इज मेनली कॉस्ट ड्यू टू फुल इन द मार्केट प्राइस, ये स्टेटमेंट देखिए गलत है। तो यही डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय, यानी कि देखिए जो नोटिंग चार्जेस होता है वो आपका क्या बोलते हैं, पेड टू द नोटरी पब्लिक। अब ये किसके द्वारा, नोटरी पब्लिक को किसके द्वारा पे किया जाता है, ड्रॉवर ऑफ द बिल, एंडोर्सर, बैंक या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय, तो इसका आंसर देखिए तीनों बनेगा, ड्रॉवर ऑफ द बिल या एंडोर्सर या बैंक, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लाइबिलिटी इज, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए जो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है वो क्या होता है, एडजस्टेड, रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर बताइए। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारी देखिए जो बनाई जाती है उसमें देखिए जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है तो वो कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, एडजस्टेड होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड होती है या नन ऑफ दीज। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, उस बिहाफ पे फिर हम लोग इजिली आंसर इसका कर लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है हमारी। सो अ कंटीजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी or a potential loss that may occur in the future depending, यानी कि देखिए आपका किसकी वजह से होता है, फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, यानी कि भविष्य में अगर कोई देखिए विशेष घटना स्पेसिफिक इवेंट हो जा रहा है तो उसकी वजह से देखिए जो आपका लॉसेस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाएगा। पोटेंशियल लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज एंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस आर सब एग्जांपल्स ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि देखिए वो इवेंट जो अभी फ्यूचर में देखिए आपका हो सकता है जिसकी वजह से देखिए कंपनी को क्या सहना पड़े, लॉस सहना पड़े, तो इसीलिए उसके लिए भविष्य में ही देखिए कंपनी क्या करती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी तैयार कर लेती है। क्लियर। तो देखिए इसका जो आंसर हम कहाँ गया, हाँ, तो इसका देखिए जो हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन का, तो ये देखिए हमारा क्या होता है, जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए तब कैसे शो किया जाएगा, क्या एडजस्टेड होता है, रिकॉग्नाइज होता है, नॉट रिकॉग्नाइज या नन ऑफ दिस। तो ये देखिए नॉट रिकॉग्नाइज्ड होता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए अभी भविष्य में आपका हुआ नहीं, ये किसी भी स्पेसिफिक कारण की वजह से हो सकता है, तो इसीलिए देखिए ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती बहुत ज़्यादा करके चले आते हैं। तो देखिए असर्शन आपसे क्या कह रहा है, एसेट्स आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एट रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखिए आप लोग का असर्शन ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए जो एसेट्स आपका शो किया जाता है बैलेंस शीट में वो रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं, रिटन डाउन वैल्यू पे शो किया जाता है। ठीक, तो असर्शन देखिए बिल्कुल गलत है।
रीजन देखिए अब आपसे इसका क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट डिस्क्लोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो रीजन देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि बैलेंस शीट देखिए डिस्क्लोज करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को, यानी कि ए देखिए फॉल्स है और आर आपका टोटली करेक्ट है, तो डी विल बी करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 अब आपसे क्या कह रहा है, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट, याद रखिएगा देखिए अनसर्टन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रियलाइबल बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑन एस्टिमेटेड इज टर्म्ड एज, यानी कि देखिए कोई ऐसी प्रेजेंट लाइबिलिटी वर्तमान की देयता जो आपका कोई अनसर्टन अमाउंट पे हो, ठीक, जिसका अमाउंट फिक्स ना हो, विच कैन बी मेजर्ड रियलाइबल बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री, जिसको बस क्या बोलते हैं एक अनुमान के आधार पर क्या किया जाए, एक रियलाइबल मतलब मेजर किया जाए, मापा जा सके, तो ऑन एस्टिमेशन इज टर्म्ड एज, तो देखिए जो ये अनुमान लगाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब कोई प्रेजेंट लाइबिलिटी जो एक अनसर्टन अमाउंट में हो, ठीक, और ये देखिए क्या बोलते हैं सिर्फ अनुमान के बेसिस पे आधारित हो आपका, ठीक, तो ऐसा आपका जो लाइबिलिटी होता है वो एक प्रोविजन कहलाता है। याद रखिएगा जो प्रोविजन बनाते हैं हम लोग, यहाँ भविष्य में इतना नुकसान मेरा हो सकता है, तो उसी के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये क्या होता है कि यहाँ हम लोग क्यों बनाते हैं इसको, यहाँ मतलब भविष्य में मेरे जो डेटर्स हैं वो हमको ये मान लीजिए 10,000 का हम लोगों ने उधार सामान बेचा, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे ही अनुमान लगा लेंगे कि फ्यूचर में 1,000 के जो डेटर्स हैं वो हमको पैसा नहीं देंगे, तो ये अनुमान बस हम लोग लगा रहे हैं, फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि 1,000 के डेटर्स ही पैसा ना दें, 1,000 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, 1,000 के कम भी हो सकते हैं, इवन ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे 10,000 मिल जाए, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना मिले। तो ये बस देखिए अनुमान पे आधारित होता है, ठीक, तो ये अनुमान बेसिस जो होता है वो आपका प्रोविजन होता है, एस्टिमेशन बेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशंस टू, यानी कि देखिए जो इम्प्रेस सिस्टम्स होता है वो किससे संबंध में यूज किया जाता है, जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है वो किसके संबंध में यूज किया जाता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या पिटी कैश बुक। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम देखिए जो होता है ना वो आपका पिटी कैश बुक के संबंध में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। तो देखिए आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे दिया है, अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर डिमिनिशिंग मेथड, फिर सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड एंड प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक, अब इसको इसके फॉर्मूले के साथ मैच करना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सब जान रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ, तो इसमें देखिए 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए डिमिनिशिंग मेथड, तो डिमिनिशिंग मेथड के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस अंडर रूट में रिड्यूसल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, तो इसमें देखिए ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये n प्लस 1/2, और फिर उसके बाद से देखिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसमें देखिए डेप्रिशिएटेबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शंस, ठीक, तो 4, 1, 2, 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट दे दिए, उस बिहाफ में अब आपको आंसर करना है, तो ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड हैंस इट इज एन इंटरिम स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखिए आपका बिल्कुल रॉन्ग है पहला वाला, क्यों, क्योंकि देखिए जो पीएनएल अकाउंट होता है वो कभी भी एक इंटरिम स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये देखिए आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ नॉन फिनेंशियल आइटम्स, तो ये देखिए जो क्या बोलते हैं बोल रहा है कि जो पीएनएल अकाउंट होता है वो आपका जो नॉन फिनेंशियल आइटम होता है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी देखिए बिल्कुल क्या बोलते हैं करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो नॉन फिनेंशियल आइटम्स होते हैं तो पीएनएल अकाउंट में हमेशा फिनेंशियल आइटम को ही शो किया जाता है, नॉन फिनेंशियल आइटम उसमें आते ही नहीं है, तो इसीलिए देखिए उसको शो नहीं किया जाता है। तो ये देखिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 देखिए इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिशिएशन, यानी कि इन चारों में से कौन सा आपका एक्सटर्नल कॉज नहीं है डेप्रिशिएशन का, बाहरी कारण नहीं है डेप्रिशिएशन का।
रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मिसयूज, ऑब्सोलेंस, वियर एंड टीयर। तो देखिए जो ऑब्सोलेंस होता है ना वो आपका एक्सटर्नल कॉजेस नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी मशीन के निरंतर प्रयोग से घटते जाने वाली वैल्यू होती है, तो इसीलिए इसका बनेगा ऑब्सोलेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 देखिए विद्यार्थियों, आपसे क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा ब्लर है इसलिए अच्छे से पढ़ लूँगा तब आप लोग आंसर करिएगा। तो देखिए लिखा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का आपका अंडर स्टेटमेंट है इन द पीरियड विल बी। तो देखिए जो क्लोजिंग जो अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल बी अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, ओवर स्टेट करंट एसेट्स, ओवर स्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इन दैट पीरियड, या अंडर स्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड। तो देखिए जब भी आपका क्या बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेटमेंट का पीरियड की बात करेगा तो देखिए जो भी शो करेगा आपका वो शो करेगा ओवर स्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इन दैट पीरियड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हु सफर्स द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि देखिए जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है उसको मैच्योरिटी डेट के पहले ही क्या कर लिया जाए, रिटायर कर लिया जाए। ठीक, तो जो इंटरेस्ट का लॉस होता है वो किसको सफ़र करना पड़ता है, उसको जो लॉस होता है वो कौन बियर करता है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई या बैंक। तो बताइए आप लोग जल्दी आंसर करिए। जब बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योर डेट के पहले ही क्या करा लिया जाए, रिटायर करा लिया जाए, दैट मीन्स कैश करा लिया जाए, तो उसको देखिए जो लॉस सफ़र करेगा वो कौन करेगा, ड्रॉवर करता है, ड्रॉई करता है, पे करता है या बैंक करता है। तो ऐसे केसेस में देखिए हमेशा एक जो ड्रॉवर होता है वही लॉस को बियर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ अ न्यूज़ एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि अगर कोई न्यूज़ एजेंट है तो उसके लिए आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी वो आपको बताना है। न्यूज़ एजेंट के केस में रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी वो आपको बताना है। सबसे पहला इन द प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो देखिए यहाँ पे ये प्लांट और इक्विपमेंट हम लोग बेच रहे हैं ना, तो ये देखिए आपका फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स से देखिए जो पैसे आते हैं वो कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो ये तो चला गया। मनी रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ क्रैशिंग अ डिलीवरी ऑफ व्हीकल, तो ये भी देखिए आपका क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा। अ रिफंड रिसिप्ड फ्रॉम अ सप्लायर एज अ कंपनसेशन फॉर डैमेज स्टॉक। स्टॉक देखिए आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो देखिए लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट में शो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। यानी कि देखिए जो आपका पूंजी खाता होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, वो क्या क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस में से कोई भी शो करता है? नहीं, ये असर्शन देखिए गलत है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस, वो कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता, ये याद रखिएगा। ठीक, तो असर्शन गलत हो गया। रीज़न देखिए इसका क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट इज अ बैलेंस्ड एवरी ईयर एंड द बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। तो ये देखिए करेक्ट है, तो रीज़न करेक्ट है बट इसका असर्शन गलत था। तो देखिए इसका डी करेक्ट होगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए, अब आपसे क्या कह रहा है, इन एन इंजीनियरिंग फर्म द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ व्हीकल इज advantageously debited to the motor expenses account in the general ledger then। यानी कि देखिए एक इंजीनियरिंग फर्म है जिसमें देखिए जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ व्हीकल है, ठीक, इज इन्वर्टेंटली डेबिटेड कर दिया गया आपका मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट में, तो जनरल लेजर पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका ये बताना है। यानी कि देखिए हम लोग एक व्हीकल खरीदे, एक व्हीकल खरीद रहे हैं, लेकिन इसको गलती से हम लोग मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं, तो इससे जनरल लेजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो द टोटल ऑफ करंट एसेट्स विल अंडरस्टेटेड। तो देखिए यहाँ पे एक व्हीकल खरीदा जा रहा है ना, तो व्हीकल आपका कभी भी करंट एसेट्स नहीं होता है, ये याद रखिएगा, एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो ये तो आप ऑप्शन ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए करंट एसेट्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद देखिए द टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी, ये भी देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि जब करंट एसेट्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटी भी नहीं होगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल तब आपका अफेक्ट करेगा ही नहीं। दूसरा देखिए द टोटल ऑफ मोटर एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड और फिर द टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। तो देखिए जो आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा ना वो अंडरस्टेटेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये व्हीकल की कॉस्ट देखिए मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट में शो कर दी गई थी, इसीलिए। तो इसीलिए इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट, इन चारों मतलब इन छयों में से कौन सा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट देखिए आपका क्या शो करता है, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वही आपका रियल अकाउंट शो करता है। तो सैलरी क्या कंपनी का एसेट्स है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, तो ये तो रियल अकाउंट बना ही नहीं। कैश देखिए कंपनी का एसेट्स होता है, तो ये आएगा। बिल्डिंग भी देखिए कंपनी का एसेट्स होता है, ये भी आएगा। गुडविल भी देखिए कंपनी का एसेट्स होता है, ये भी आएगा। बैंक भी देखिए कंपनी का एसेट्स होता है, ये भी आएगा। और ट्रेडमार्क भी देखिए कंपनी का एसेट्स होता है, तो ये भी आएगा। यानी कि आपका एक को छोड़कर बाकी सब आएंगे। तो इसमें देखिए एक्चुअली ऑप्शन में आई गेस कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ गलती हुई है, यहाँ पे एक को छोड़ के देखिए सब आएंगे। दैट मीन्स ये बैंक देखिए जो है ना यहाँ पे कैश के साथ, कैश और बैंक देखिए जब हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं, आपको पता होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, तो इसका आंसर देखिए एक्चुअली सी बन रहा है 2 3 4 6, क्योंकि 5 को देखिए 2 के साथ ही अटैच कर लिया है, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसीलिए इसका आंसर 2 3 4 5 5 6। एक्चुअली इसका आंसर देखिए सब होगा, बस सैलरी को छोड़ के इसका आंसर सब बनेगा, क्योंकि याद रखिएगा रियल अकाउंट हमेशा कैश को, एसेट्स को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। यानी कि देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो आपके एसेट्स को भी इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ ओनर्स के इक्विटी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा कौन सा सौदा है जो एसेट्स को भी इंक्रीज करेगा और ओनर्स की इक्विटी को भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहला गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस एज कैपिटल, तो ये देखिए बिल्कुल करेगा एसेट्स को इंक्रीज। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो ये भी देखिए ओनर की इक्विटी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करेगा, शो करेगा। फर्नीचर ब्रॉट, ये भी देखिए एसेट्स को शो करेगा, इंक्रीमेंट। तो इसका देखिए आंसर डी बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन अ प्रोमिसरी नोट। यानी कि इन चारों में से प्रोमिसरी नोट में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रोमिसरी नोट में इन चारों में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, प्रॉपरली स्टैम्प्ड या पेमेंट टू बी मेड इन लीगल करेंसी। तो बताइए प्रोमिसरी नोट में इन चारों में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा प्रोमिसरी नोट्स में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड बाय ICAI। यानी कि ICAI द्वारा अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जा चुके हैं। ICAI द्वारा अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जा चुके हैं, 12, 20, 22 या 32। तो बताइए आप लोग जरा कि ICAI द्वारा अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जा चुके हैं। ठीक, तो देखिए मैं बता देता हूँ, ICAI द्वारा अब तक कुल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा चुके हैं, जिसमें से 29 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। याद रखिएगा, जिसमें से 29 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉई मीन्स अ पर्सन हु। यानी कि ड्रॉई कौन होता है, सिंपल सी चीज़, मेकर द ऑर्डर, मेक्स द ऑर्डर, एक्सेप्ट इट, टेक्स द पेमेंट ऑन ड्यू डेट या क्रेडिटर्स। तो ड्रॉई देखिए जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है उसको, तो एक्सेप्ट इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन रिलेशंस टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि लेखांकन सूचना के आधार पर जो इन चारों में से अलग है, ठीक, उनको बताना है हमको। तो जो ऑड वन है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का, उसको हमको एलिमिनेट करना है। क्लियर। तो डेटर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर जल्दी क्या होगा कि कौन सा ऑड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर्स में, डेटर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए जो डेटर्स होता है उसका कोई काम नहीं होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में, ठीक, तो इसीलिए वो ऑड है। 24 देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा फिर वो आंसर करिएगा। इफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, ठीक, यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी ही नहीं है। ऑल द प्रीपेड एसेट्स वुड बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। यानी कि अगर कंपनी क्या बोलते हैं, कोई भी बिजनेस या कंपनी है
अगर देखिए वहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, देखिए अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो जितने भी आपके प्रीपेड एसेट्स होंगे तो क्या उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा तुरंत ही? तो ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जब बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं तो जितने भी आपके प्रीपेड एसेट्स होंगे उसको तुरंत का तुरंत हम लोग क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कह रहा है, ऑल्सो लैंड हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट वुड बी वैल्यूड एज इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि जो कंपनी के पास देखिए फिक्स्ड एसेट्स होती है उसको देखिए हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू पे फिर क्या करते हैं? कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। Which of the following are the consequences in case of insolvency of partners? Okay? जब कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको बताना है कि कॉन्सिक्वेंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंस ऑफ पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो फॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंस बताने हैं। तो द पार्टनर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। दूसरा है he ceases on the date on which the order of adjudication is made, ये भी देखिए करेक्ट है। फिर उसके बाद से द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर डेट, ये भी करेक्ट है। जब देखिए इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो फर्म डिसॉल्व होती ही है। फिर उसके बाद से द ई स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर एडजुडिकेशन, तो ये बिल्कुल नहीं होता। The firm can be held liable for any acts of the insolvent partner after the date of the order adjudications, तो ये भी नहीं होता। सिर्फ 1, 2, 3 will be correct। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following factors generally contribute to the value of goodwill of a firm? यानी कि कौन से फैक्टर्स आपका क्या बोलते हैं, मतलब किस फैक्टर्स में आपका गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द ओनर, रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा फैक्टर जनरली कंट्रीब्यूट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में? कौन सा फैक्टर जनरली कंट्रीब्यूट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में? क्वालिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, रेप्यूटेशंस ऑफ द ओनर, रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ऑल ऑफ द। तो देखिए इन सारी परिस्थितियों में आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following are shown in profit and loss appropriations account? यानी कि P&L appropriation account में क्या क्या चीज़ें शो की जाती हैं वो आपको बताना है। स्टाफ टू सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ PL अकाउंट, तो उसमें देखिए हमारा सबसे पहले क्या आता है, रेमुनरेशन पेड टू द पार्टनर, तो यानी कि सैलरी टू द पार्टनर्स तो आना ही आना है, ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी आता है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बोला, तो देखिए कैपिटल जब भी कोई पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है, नॉट इन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। तो ये तो आएगा नहीं। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी आएगा ही आएगा। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो शो होता नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो यानी कि देखिए सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि 2, 3, 5, 7 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ये भी देखिए करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो यहाँ देखिए आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर के अधिकार होते हैं उनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला देखिए आपसे लिखा है अ पार्टनर हैज द राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो नहीं, एक पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर की रजामंदी पर ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा, एक पार्टनर पे नहीं, सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि सारे पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है कि मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करे। तो दूसरा देखिए बिल्कुल करेक्ट है।
फिर उसके बाद से देखिए एवरी पार्टनर हैज़ अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है उस हिसाब से देखिए उनकी ओनरशिप डिसाइड होती है। तो दूसरा और तीसरा देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर देखिए चौथा आपसे क्या बोल रहा है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट नॉट द लॉस विथ अदर पार्टनर्स, ये देखिए गलत है, उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करना पड़ता है। फिर उसके बाद से एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ द सेम, तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, सारे पार्टनर्स के पास यह अधिकार होता है कि वह अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके और उसकी कॉपी ले सके। फिर उसके बाद से इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्ट अ मैन ऑफ प्रूडेंस, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए कैसे करेक्ट है आपका ऑप्शन 6, क्योंकि देखिए जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें पार्टनर के पास यह अधिकार होता है कि वो विवेकपूर्ण तरीके से रिएक्ट करे। तो देखिए 2, 3, 5 और 6 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप लोग स्वास्तिक स्वास्तिक 0421 सर्च करिएगा, आपको तो भी चैनल हमारा मिल जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि देखिए हमको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है तो उसके स्टेप्स को देखिए हमको अरेंज करना पड़ेगा, किस स्टेप्स में पहले, मतलब कौन सा स्टेप पहले फॉलो होगा फिर कौन सा स्टेप फॉलो होगा उसको। ठीक, तो करेक्ट ऑर्डर में हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के स्टेप्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, जी नहीं। फाइंडिंग आउट द सरप्लस और डिफिशियंसी इन ईच ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी नहीं। फिर उसके बाद से कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, देखिए सबसे पहले यही किया जाएगा, सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल को कैसे उसका एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए उसके आधार पर टोटल कैपिटल निकाला जाएगा, तो सबसे पहले 3 फिर 1, यही देखिए आंसर बनेगा आपका सी। फिर उसके बाद से फाइंडिंग आउट द न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स, फिर नए पार्टनर्स का कैपिटल, फिर उसके हिसाब से सरप्लस और डिफिशियंसी के हिसाब से बांटा जाएगा, तो 3, 1, 4, 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट शेयर आर फर्स्ट ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज, जी नहीं। राइट शेयर्स हमेशा सबसे पहले जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑफर किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड्स, नहीं, ल्यू ऑफ डिविडेंड्स के बदले में बोनस शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, नॉट अ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शंस टू इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम, तो देखिए पहले पॉइंट पे ही मैंने आपको बता दिया था कि जो राइट शेयर्स होते हैं वो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं, तो यानी कि सी विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे कह रहा है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एज टू ए, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को इस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस था, आपको ये बताना है। तो टू द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को जो इस्टेब्लिश करने का पर्पस था वो था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, तो वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा आप लोग, वहाँ से सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस वैल्यू पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा नॉमिनल वैल्यू पर किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए सी बनेगा, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अंडर द परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग द ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स, यानी कि परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो अपने बुक्स में क्या इनकॉर्पोरेट करती है, मतलब अपने बुक्स में क्या क्या चीज़ें लिखती है।
तो दी एसेट्स, तो याद रखिएगा इतना पढ़ने से फायदा क्या, जब भी परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांसफरी कंपनी अपने बुक्स में एसेट्स लायबिलिटी और जो रिजर्व होता है ट्रांसफरर कंपनी का उसको शो करती है, यानी कि ऑप्शन सी देखिए करेक्ट होगा, द एसेट्स लायबिलिटी स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। जो प्रेफरेंस शेयर्स को देखिए हम लोग उसका पुनर्भुगतान या रिडीम कर सकते हैं, वो किस में से कर सकते हैं, पार्टली आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ प्रॉफिट या नन ऑफ द एबव। यहाँ देखिए एक्चुअली नन ऑफ द एबव नहीं, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इन तीनों माध्यमों से कर सकते हैं, और एक और होता है कन्वर्जन के माध्यम से। कन्वर्जन के माध्यम से भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी टेकिंग ओवर वन और मोर कंपनीज अमेलगमेशंस, मतलब कि जब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी एक या एक से ज़्यादा कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो क्या वो अमेलगमेशंस कहलाता है? नहीं, उसको हम लोग देखिए एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसकी थ्योरी देखिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया था, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया था। तो थ्योरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे आपको थ्योरी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग थ्योरी ज़रूर वॉच करिए ताकि आप लोग अच्छे से ये सारे टॉपिक को समझ सकें। तो फिलहाल तो ये देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो वो ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है, लेकिन अमेलगमेशन में ऐसा नहीं होता। अमेलगमेशन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपनियाँ डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी बनाती हैं, वो आपका अमेलगमेशन कहलाता है। भी देखिए आपसे क्या कह रहा है, द वेंडर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड इट्स बिजनेस टेकन ओवर बाय न्यू कंपनीज रिकंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल देखिए करेक्ट है। जो वेंडर कंपनी होती है तो देखिए वो लिक्विडेशंस में जाती है, फिर वो बिजनेस देखिए दूसरे कंपनी द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, वही आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल करेक्ट है, ए देखिए आपका गलत है। 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला पॉइंट देखिए आपसे क्या कह रहा है, पेबैक पीरियड प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न where revenues are unequal, discounted cash flow method is used, accounting rate of return method establishes ratio of average annual profit to total outlay। तो एक्चुअली देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को, कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं कर रही हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए अब आप पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, द डैश इज द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर that result from percentage change in operating income, degree of financial leverage, degree of operating leverage, degree of composite leverage या none of the above। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका डिग्री ऑफ कॉम्पोजिट लिवरेज। क्यों? क्योंकि देखिए द डिग्री ऑफ कॉम्पोजिट लिवरेज इज द परसेंटेज चेंज अर्निंग पर शेयर दैट इज रिजल्ट फ्रॉम अ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। ये देखिए आपका दोनों में रिलेशन बताता है, फिनेंशियल में भी और ऑपरेटिंग में भी। देखिए क्योंकि देखिए अर्निंग पर शेयर फिनेंशियल से हो जाएगा और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग ये देखिए आपका ऑपरेटिंग से हो जाएगा, तो इन दोनों का देखिए जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपका कॉम्पोजिट लिवरेज कहलाता है। तो इसीलिए इसका आंसर डिग्री ऑफ कॉम्पोजिट लिवरेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है, टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स इज कॉल्ड, यानी कि जब हम लोग करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखिएगा टोटल ऑफ करंट एसेट्स जो होता है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक, और जैसे इसमें से हम लोग देखिए करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तब वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल्स कैन बी शॉर्टेंड बाय इंक्रीजिंग, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उसको आप शॉर्टन यानी कि कम यानी कि छोटा कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ को बढ़ाकर आप अपना ऑपरेटिंग साइकिल को छोटा कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम को बढ़ाकर, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, स्टॉक हेल्ड इन स्टोर शेयर्स या क्रेडिट पीरियड टू द कस्टमर्स। ठीक,
तो देखिए जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल उसको जो शॉर्ट किया जा सकता है वो आपका जब ड्यूरेशंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबल को हम लोग बढ़ा देंगे तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल्स अपने आप छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which one of the following points is not merit of payback period method, यानी कि payback period method का इसमें से कौन सा merit नहीं है, advantages नहीं है। payback period method का इसमें से कौन सा advantages नहीं है। easy to understand, emphasis liquidity, not a measure of profitability, use cash flow informations। तो देखिए जो payback period method का इसमें से देखिए जो merit नहीं है वो ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि ये देखिए profitability को measure करता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का इसमें से इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, राजकोषीय नीति का इसमें से इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। राजकोषीय नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है, भारत सरकार द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट या डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखिए बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट और डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारे के सारे देखिए आपके फिजिकल पॉलिसी के क्या हैं, पार्ट्स है। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपसे, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 वॉज अनाउंस्ड इन, यानी कि देखिए जो हमारे देश की नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में अनाउंस हुई थी वो कब हुई थी आपकी। तो ये देखिए डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये हुई थी 24 जुलाई 1991 को। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा जुलाई 1992 नहीं, जुलाई 1991। किसके द्वारा देखिए हमारे देश की नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई थी। तो याद रखिएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा अनाउंस किया गया था, जो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। डिफिसिट फाइनेंसिंग डिबरेटली क्रिएट्स अ गैप बिटवीन पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो स्टेटमेंट देखिए 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो देखिए डिफिसिट होता है वो आपका डिफरेंस बताता है किसके बीच में, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के बीच में। ठीक, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम हो जाएगा तब देखिए आपका डिफिसिट क्रिएट कर देगा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर देखिए आपका क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी डिफिसिट, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा लेकिन रेवेन्यू कम होगा तो वो आपका डिफिसिट कहलाएगा और इसको बजटरी डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। अब देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ इजीली मैच किया जा सके। ठीक, तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक और माइक्रो एनवायरनमेंट। इधर देखिए नो प्राइवेट इंटरप्राइजेस, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ओनरशिप एंड प्राइवेट ओनरशिप। तो सबसे पहले देखिए आपका है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में आप लोग जानते हैं प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें, तो इसका देखिए ऑप्शन बनेगा 4। अमेरिका में देखिए यही आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जाती है। फिर उसके बाद से देखिए मिक्स्ड इकोनॉमिक। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक में आप जानते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कार्यरत होते हैं, जो हमारे इंडिया में फॉलो की जाती है, तो इसका देखिए 2 बनेगा। सोशलिज्म, सोशलिज्म में देखिए हमेशा पब्लिक ओनरशिप होती है, ओनरशिप नहीं होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक, तो इसका 3 बन जाएगा। और फिर माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए इसको कनेक्ट कर देंगे फिर हम लोग, नो प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, MRTP एक्ट 1969 was abolished in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act। The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 कब अबॉलिश हुआ था। ठीक, 1969 में, 2002 में, 2001 में या 2000 में। तो याद रखिएगा MRTP एक्ट 1969 2002 में अबॉलिश हुआ था। किससे अबॉलिश हुआ था, देखिए इसको रिप्लेस करके दिया गया था MRTP एक्ट को, किसके साथ, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के साथ इसको देखिए रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन अ मोनोपोली द मोनोपोलिस्ट कैन, यानी कि देखिए एकाधिकार में जो एकाधिकारी होता है वो क्या कर सकता है, कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड, कंट्रोल प्राइस एंड सप्लाई, कंट्रोल प्राइस एंड डिमांड, कंट्रोल प्राइस एंड सप्लाई। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
कि एक मोनोपोली में एक जो मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या कर सकता है, ठीक। तो वो याद रखिएगा, आपका प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डिमांड तो पब्लिक के हाथ में होती है, इसीलिए तो प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। 47 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड्स इज अ फंक्शन ऑफ द, यानी कि देखिए जो मार्केट डिमांड होती है किसी भी गुड्स की, वो किसके फंक्शंस पे होती है, प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स, हाँ इसके भी होती है, देखिए प्राइस बहुत मैटर करता है, प्राइस पर यूनिट ऑफ अदर गुड्स, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस से भी देखिए मैटर करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर ये भी देखिए उसके फंक्शंस में आता है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ये भी देखिए उसके फंक्शंस में आता है, क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ द गुड्स, यानी कि देखिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक। तो देखिए लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2, तो नॉर्मल डिमांड कर्व, तो नॉर्मल डिमांड कर्व आप लोग जानते ही होंगे डाउनवर्ड्स टू द राइट होता है, तो ये देखिए इसका ये बन जाएगा। इनकम कंजम्पशन कर्व, तो इनकम कंजम्पशन कर्व जो होता है वो देखिए जस्ट मतलब ये डाउनवर्ड होता है तो वो अपवर्ड की तरफ जाता है, तो इसीलिए देखिए अपवर्ड टू राइट। फिर उसके बाद से देखिए इन इलास्टिक कर्व, इन इलास्टिक कर्व देखिए आपका क्या होता है, ये वर्टिकल होता है स्ट्रेट लाइन के, ठीक, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और फिर उसके बाद से इलास्टिक बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो देखिए जब 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिक होता है तो उसको हम लोग आर्क इलास्टिक कहते हैं, तो इसका 4 यानी कि 2 3 1 4 विल बी करेक्ट मैच। एक सेकेंड, तो देखिए इसका सी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है आपका चेंजेस इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंजेस इन आउटपुट, यानी कि डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा आउटपुट। 49 के बाद से अब देखिए 50 पढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इन केस ऑफ, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड किस परिस्थिति में कार्य नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड किस परिस्थिति में कार्य नहीं करता है, वेबलन गुड्स, गिफिन गुड्स, नॉर्मल गुड्स या परिशेबल गुड्स। तो या हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कभी भी गिफिन गुड्स पे काम नहीं करता है। फिर देखिए आपका मैच का क्वेश्चन है तो ध्यान से मैच करिएगा। तो मोड को देखिए हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो पहले का तो ए हो गया। मीडियन को हम सब जानते हैं एम से डिनोट करते हैं। फिर अरिथमेटिक मीन सिग्मा मतलब एक्स पे बार, और फिर जियोमेट्रिक मीन यानी कि जीएम, यानी कि देखिए कर सीधा मैच हो गया 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच इज ट्रू अबाउट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के संबंध में कौन सा पॉइंट ट्रू है, आपको बताना है। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन के संबंध में कौन सा पॉइंट ट्रू है, r इज लेस देन 1, r इज इक्वल टू 1 या r इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए r कभी भी जो आपका रिलेशन शो करता है, ये कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का r कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 और 2 देखिए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को जो अप्रोच बताई थी कि सबसे पहले सारा पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, और सारा पॉइंट्स करने के बाद अच्छे से आप लोग जब इसको सीक्वेंस में लाएंगे तो ईजिली आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले सारा पॉइंट्स। इस्टेब्लिश अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पीरियड टू सैम्पलिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट स्टैटिक्स, डिफाइनिंग द रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजंस, और स्टेट द हाइपोथेसिस। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए जो हम लोग काम करेंगे वो यही करेंगे, पहले अपना हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट स्टैटिक्स, फिर जो कोई जो सुटेबल टेस्ट करना है वो स्टैटिक्स हम लोग फॉलो करेंगे। किस टाइप की टेस्ट करनी है हमको, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, के टेस्ट, वाई टेस्ट, काई टेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद से देखिए लेवल सेट करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद से डिफाइन करेंगे रिजेक्शन करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है। तो तीसरा यानी कि 4 2 1 3 विल बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच आर इंक्लूडेड इन नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड, यानी कि इन 6 में से कौन सा आपका नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। ठीक, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है इन 6 में से। तो सबसे पहले देखिए आपका दिया रैंडम सैम्पलिंग, फिर जजमेंट सैम्पलिंग, फिर कोटा सैम्पलिंग, फिर पैनल सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो देखिए जो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग होता है ना, उसमें देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग आता है, कोटा सैम्पलिंग आता है, पैनल सैम्पलिंग भी आता है, और देखिए इसमें एक चीज़ नहीं दिया वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा कोटा सैम्पलिंग है तो और एक होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी देखिए आपका क्या बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, और एक होता है परपोसिव, ये भी आपका नॉन सैम्पलिंग ही है। ठीक, तो यहाँ फिलहाल अभी 2, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी सब प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज चंक सैम्पलिंग, किस सैम्पलिंग को हम लोग चंक सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। कन्विंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो देखिए चंक सैम्पलिंग नाम से हम लोग कोटा सैम्पलिंग को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग पहले। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट CRR शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज, यानी कि आपको क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल देखिए कौन करता है, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए हमारे इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल का काम किसका है। ठीक, तो इसके लिए देखिए जो संस्था होती है वो क्या करती है, CRR को यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करती है और बैंक रेट को भी इंक्रीज करती है। तो जी बिल्कुल सही है, जैसे ही CRR आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा और बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बैंक की देखिए जो लिक्विडिटी होगी कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, जिससे कि वो लोन कम देंगे। तो इससे देखिए क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री द RBI में रिड्यूस CRR, यानी कि देखिए किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए RBI क्या कर सकती है, CRR को रिड्यूस कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए जब RBI आपका CRR को रिड्यूस करेगी, कम करेगी, तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और जब बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो वो देखिए बिजनेस सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा क्या बोलते हैं लोन दे पाएंगे, जिससे कि देखिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे देखिए RBI क्या करता है, CRR को रिड्यूस करके इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है आपसे, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, ये तो बहुत बार मैंने आप लोगों को कराया है कि वर्ल्ड बैंक और किस नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक हम सब जानते हैं IBRD के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 58 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड डायमेंशंस ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए बिल्कुल असर्शन करेक्ट है कि देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एक स्टैटिकल रिकॉर्ड होता है, जो ये जिसकी विशेषता यह होती है कि वो कंट्री के इकोनॉमिक का जो रिलेशनशिप होता है वो बताता है कि अदर देश के साथ कैसा है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is systematic record of all its economic transaction with outside in the world given year। ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि both A and R true। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। 59 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who is the successor of General Agreement on Trade and Tariff, यानी कि कौन इन चारों में से आपका गैट का सक्सेसर बना। ठीक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का सक्सेसर बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, एशियन ABB नहीं ADB होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। तो सब जानते हैं गैट का देखिए जो सक्सेसर बना था वो बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, जिसकी स्थापना आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की देखिए जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। 60 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द 8th राउंड ऑफ गैट
पॉपुलरली नोन एज उरुग्वे राउंड स्टार्टेड एज, यानी कि जो देखिए 8th राउंड हुआ था गैट का, जिसको हम लोग उरुग्वे राउंड के नाम से जानते हैं, वो कब शुरू हुआ था? अगस्त 1986, सितंबर 1986, अक्टूबर 1986 या नवंबर 1986? तो ये देखिए आपका जो शुरू हुआ था वो सितंबर 1986 में शुरू हुआ था। अब देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ देखिए मैच करना है। फूड ग्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविज़न या टायर्स। क्लियर? फिर यहाँ पे आपका ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स और मोनोपोली। तो देखिए जो आपका फूड ग्रेन है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से मैच्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से सॉरी मोनोपोली से मैच होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका मोनोपोली से मैच होगा क्योंकि एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है इसमें। फिर टेलीविज़न तो आपका देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स के तहत आ जाएगा। और फिर टायर्स आपको ओलिगोपोली के तहत आ जाएगा, यानी कि 2 4 3 1 किसमें है? ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंजेस प्राइस देन इज कॉल्ड, यानी कि जब हम लोग डिमांड की क्वांटिटी में देखिए जब परिवर्तन होता है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। यानी कि जब डिमांड की क्वांटिटी में आपका प्राइस की वजह से परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जल्दी बताइए, जब प्राइस की वजह से, प्राइस में परिवर्तन होने की वजह से क्वांटिटी में भी परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको याद रखिएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड दोनों कहा जाता है, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मार्केट डिमांड एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, बोथ ए बी या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो मार्केट डिमांड होती है आपकी इज एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ये आपकी हॉरिजॉन्टली होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग, यानी कि देखिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो किसको भाग देकर पाया जाता है? समझ रहे, किस में से किसको भाग देकर पाया जाता है? तो वो देखिए टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी को भाग देकर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक्स में बहुत से बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे क्योंकि स्टैटिक्स देखिए बहुत बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है। तो जल्दी बताइए जरा, रैंक कोरिलेशन का इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए रैंक कोरिलेशन का इन चारों में से जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा ऑप्शन ए, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि देखिए जो आपकी प्रमापित त्रुटि होती है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द एरर कमिटेड इन सैम्पलिंग, द एरर कमिटेड इन सैम्पल सर्वे, द एरर कमिटेड इन एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिक। तो बताइए इसमें से जो प्रमापित त्रुटि है वो कौन सी है, स्टैंडर्ड एरर कौन सा है? तो देखिए जो इसमें स्टैंडर्ड एरर है वो आपका वो है ये ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ पैरामीटर एन एंड पी, यानी कि देखिए जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन होता है जिसका पैरामीटर n और p दिया है तो उसका मीन क्या होता है आपको बताना। तो याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में जिसका पैरामीटर n और p दिया है उसका मीन जब निकालेंगे हम लोग तो आएगा n इंटू p। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल व्हेन, यानी कि देखिए जब दो लाइन आपकी रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन कर रही हैं तो यह कैसे पता करेंगे हम लोग? r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू 0, इधर a और b। तो बताइए जरा जब दो लाइन आपका रिग्रेशन अवस्था में हो, मतलब दो लाइन देखिए आपका क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रतिगमन हो तो वो कैसे आइडेंटिकल होगी? तो ये याद रखिएगा r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू -1 दोनों की परिस्थिति में होता है, यानी कि इधर a या b। 69 देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। लिस्ट 1 को हमको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी और वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, फिर यहाँ टैक्स रेट, बैंक रेट, मार्जिन मनी, फिर उसके बाद से परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो हिस्सा होता है वो बैंक रेट होता है तो इसका 2 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए फिजिकल पॉलिसी में टैक्स रेट आता है, इसका 1 हो गया।
फिर क्रेडिट पॉलिसी में देखिए परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो जाएगा, तो इसका आपका क्या बोलते हैं 3 हो गया। फिर वैल्यू ऑफ मनी, एक सेकेंड, हाँ नहीं माफ़ करिएगा, क्रेडिट पॉलिसी में आपका मार्जिन मनी आएगा, क्रेडिट पॉलिसी में मार्जिन मनी आता है। और वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो उसकी परचेजिंग पावर बताती है, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ मनी जो होती है उसकी परचेजिंग पावर बताती है, यानी कि 4। तो 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि देखिए पूंजीगत अर्थव्यवस्था का, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, आपसे पूछा है। पूंजीगत अर्थव्यवस्था का इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। सो मोनोपोली, एक्सप्लॉयटेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। तो जल्दी आंसर करिए आप लोग कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का इसमें से कौन सा आपका लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का इसमें से जो आपका लिमिटेशन नहीं है वो है आपका कैपिटल फॉर्मेशंस। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। BIFR का फुल फॉर्म, ये देखिए पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, BIFR का फुल फॉर्म बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु आर टू मेन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ IBRD, यानी कि IBRD के 2 मुख्य एसोसिएशन कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो 2 क्या, मैं आपको इसके जितने हैं वो सारे बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह सके। तो देखिए आपका जो IBRD है वो किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इसका देखिए जो सबसे पहला पार्ट है वो यही IBRD है। IBRD के बाद से देखिए जो दूसरा है आपका IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एसोसिएशन, सॉरी माफ़ करिएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा देखिए आपका होता है IFC, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशंस। फिर देखिए आपका होता है क्या बोलते हैं मीगा, यानी कि आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिर एक लास्ट होता है आपका ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये पांचों के पांचों देखिए आपके वर्ल्ड बैंक के कंपोनेंट माने जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें देखिए आपका ये IDA और IFSC ही है, तो इसको ही कंसीडर कर लेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये पांचों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप लोगों से अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्ट रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग। तो करिए इसका आंसर जल्दी आप लोग कि क्या बोलते हैं इसमें से रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को कौन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो ये देखिए जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज एन एप्लीकेशंस ऑफ, यानी कि देखिए जब हम लोग जेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशंस करते हैं तो इस एप्लीकेशंस को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑर्डिनल स्केल, हाँ ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल। तो याद रखिएगा आप लोग, क्लास जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो इस एप्लीकेशंस को हम लोग नॉमिनल स्केल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस बिटवीन 2 वेरिएबल इज, यानी कि कार्ल पियर्सन का देखिए जब 2 वेरिएबल के बीच में कोफिशिएंट होता है तो वो क्या कहलाता है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा आपका जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है 2 वेरिएबल के बीच में, वो देखिए स्क्वायर रूट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ दियर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, तो देखिए आज की क्लासेस में भी हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कॉमर्स के सॉल्व कर लिए हैं। दैट मीन्स अब तक देखिए हम लोगों ने 375 क्वेश्चन कुल सॉल्व कर लिए हैं। सारी वीडियो का लिंक पुराने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी एक MCQ नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरे के पूरे कॉमर्स के थ्योरी का सेक्शंस वॉच कर सकते हैं। ठीक, या यहाँ पे आई बटन पे भी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, सारा का सारा वीडियो आप लोग जाके वहाँ पे वॉच
कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट 75 क्वेश्चन की सीरीज भी 2-3 दिन में आप लोगों को करा दूंगा ताकि 150 क्वेश्चन और हो जाएं आपके। क्लियर। 6 जुलाई को देखिए आपका DDU का MCOM का एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसीलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए ताकि आप लोग की प्रिपरेशन हो सके। पुराने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। और CU8 के लिए देखिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके भी पेपर नेक्स्ट मंथ है, तो इसीलिए वो बच्चे तो एकदम जी जान लगा दें। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ एकदम मेहनत से पढ़ें ताकि अच्छे से वो लोग परीक्षा में परफॉर्म कर पाएँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आप लोग की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और इसकी PDF भी देखिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को, हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पर मिल जाएगी, इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ के थ्रू भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप लोग ये सर्च करिएगा तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे मैं इसके आगे की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। तो चलिए अब मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।